हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एमटीएस का प्रीवियस पेपर कर रहे थे और प्रीवियस पेपर करते करते हम लोग 33 पेपर कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं पेपर नंबर 34 और ये हुआ था 20 जुलाई को। किस में हुआ था? मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो 19 जुलाई तक हम लोग कर चुके हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं 20 जुलाई का, ठीक है। 19 जुलाई तक 33 पेपर हो चुके थे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पेपर डिस्कशन की ओर, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन और देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन किसका है? एंटोनिम का क्वेश्चन है। क्या है एंटोनिम में जी? एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसी में एक पर्सन अंडरलाइन किया हुआ है, इसका आपको एंटोनियम बताना है। तो इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड राइगोरस फास्ट, देखो एंड के साथ क्या लगा हुआ है? लॉन्ग एंड राइगोरस। लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? बहुत लंबा, और फास्ट का मतलब क्या हो गया? उपवास। ये तेज वाला नहीं समझिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, ये क्या है? नाउन है, उपवास है या व्रत है, ठीक है। समझ गए? जो आजकल नवरात्रि में चल रहा है बहुत सारे लोगों का। तो लॉन्ग एंड राइगोरस फास्ट है, तो उसके बाद लॉर्ड अपीयर्ड बिफोर हिम। लॉर्ड का मतलब ये कौन हो गया? भगवान जी, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम। तो बहुत लंबा और कठिन उपवास जब उसने रखा तो भगवान जी उसके सामने प्रकट हुए, कहे बच्चा वरदान मांगो जो चाहिए, ठीक है। आप समझ गए ना? लॉन्ग एंड राइगोरस फास्ट, बहुत लंबे। अब लंबा है तो ये उपवास कैसा होगा? कठिन होगा। उसने पानी भी छोड़ दिया होगा। बहुत लंबे और कठिन उपवास के बाद, कठिन तपस्या के बाद भगवान उसके सामने प्रकट हुए। तो अब ये बताओ कि लॉन्ग के साथ जो उपवास है वो स्वेटी होगा। स्वेटिंग मतलब कठिन होगा। कठिन होगा तब तो फिर क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। हमको तो ढूंढना है एंटोनियम ना। सरल है, ये किसके लिए लगा है? बहुत ही कठोर उपवास किया था उसने। हमें एंटोनियम में क्या चाहिए था? अब बहुत सरल चाहिए। तो स्वेटी मतलब स्वेट मैंने पसीना होता है ना, तो पसीना बहा देने वाला। तो फिर ये नहीं हो पाएगा हमारा आंसर, ठीक है, नहीं होगा। एग्जॉस्टिंग मतलब एकदम थका देने वाला, आपके अंदर एनर्जी जीरो हो जाती है, तो एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, ये भी नहीं लगेगा, ये तो सिमिलर में आ जाएगा। ऑपरेसिव मतलब क्या होता है? एकदम अत्याचार, जुल्म की इंतहा हो जाती है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो लीनियंट का मतलब क्या होता है? लीनियंट मतलब बड़ा ही नरम, बड़ा ही सॉफ्ट, ठीक है। इसका मतलब फल खाते रहे थे, अनाज नहीं खा रहे थे, ऐसा उपवास थोड़े न होगा, ठीक है, ये लीनियंट हो जाता। फिलहाल आंसर यही है राइगोरस का, ठीक। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 किसका है? जो नो इम्प्रूवमेंट पढ़ के देखो। मोस्ट वर्कर्स रिजाइंस टू ज्वाइन न्यू जॉब्स विद इन द सेम इंडस्ट्री। एक ही फैक्ट्री थी, एक ही इंडस्ट्री थी, उसी में नई नौकरी पाने के लिए ज़्यादातर वर्कर्स ने रिजाइन कर दिया। अब ठीक है, देखो रिजाइंस क्या है? रिजाइंस है वर्ब में एस लगा हुआ है। रिजाइन वर्ब है, उसमें एस लगाओगे। वर्ब में एस लगाओगे तो क्या हो जाएगी? ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। अब मोस्ट वर्कर्स क्या है बच्चा? मोस्ट वर्कर्स है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब कैसी होनी चाहिए थी? प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, प्लूरल वर्ब में। अब देखो मोस्ट वर्कर्स रिजाइंड पास्ट में हो जाएगा, तो जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी तब तो फिट हो सकती है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। वाज रिजाइनिंग, भैया वाज, फिर वही बात आई ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वाज नहीं लगा सकते और हम हैज भी नहीं लगा सकते। तो ये दूसरा और चौथा तो कट गया, और ये जो रिजाइंस है ये भी सिंगुलर होने के नाते कट ये भी गया था, तो ये होगा नहीं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो जो सारे सब्जेक्ट के साथ लगती है, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में? एरर बताओ एरर क्या होगी? अ टाइगर्स स्कल इज सिमिलर टू अ लायन। अच्छा भैया, इज सिमिलर तुलना की जा रही, किससे तुलना की जा रही है? लायन से, टाइगर से। मतलब ध्यान रखना, तुलना टाइगर और लायन में हो रही है? नो, तुलना की हो रही है टाइगर के स्कल मतलब खोपड़ी, तो टाइगर की खोपड़ी और शेर में तुलना हो रही है? नहीं हो सकती। टाइगर की खोपड़ी और शेर में तुलना नहीं होगी। होगा क्या? टाइगर की खोपड़ी, शेर की खोपड़ी, दोनों
खोपड़ियाँ होगी। तो टाइगर की स्कल और लायन की स्कल होगी। तो यहाँ भी हमको क्या लगाना चाहिए था, क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। जब हम ये कंपैरिजन करेंगे तो टाइगर्स स्कल वर्सेस लायंस स्कल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए, बोलो, होना ना। ये तो उसकी टाइगर की खोपड़ी और शेर की खोपड़ी के भी एक समान होती है। तो समझ में आया क्या होगा, टाइगर्स स्कल में गलती है, नो। सिमिलर में गलती है, नो। किस में गलती है, लायन में गलती है। होना क्या चाहिए था, अलायंस, ठीक है। अब स्कल लगाओ चाहे ना लगाओ, अलायंस अगर लगा देते, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते तो काम चल जाता, स्कल लगने की जरूरत नहीं थी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। इसकी जगह पर सही क्या होगा वो भी मुझे बताना था। तो आगे आ जाओ, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो हो ही गया यार। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, खाली जगह भरो। खाली जगह भरो में क्या है, माय फ्रेंड मेरा दोस्त, हु इज़ अ फोटोग्राफर, ठीक, जो कि एक फोटोग्राफर है, इज डैश अ राइटर, वो राइटर भी है। तो वो फोटोग्राफर और राइटर भी है। अब बात आती है भी के लिए, टू आता है और आल्सो आता है। ये आल्सो मतलब भी होता है भी, और टू का मतलब भी होता है भी। अगेन और एंड की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो जब टू लगाओगे, अगर टू लगाना है तो क्या करोगे, राइटर के बाद लगाना होगा। अब राइटर के बाद तो जगह नहीं है, तो कहाँ लगाना है, राइटर के पहले लगाना है। राइटर के पहले लगाना है तो हम क्या लगा सकते हो, आल्सो। आल्सो को आप पहले लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन टू को उसके बाद में लगाना पड़ेगा, बाद में जगह ही निकाली है, क्या करेंगे, तो फिर आल्सो लगाओ और क्या, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अरे यार, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखा है द बैंक वाज प्रिपेयर्ड, ये लिखा डैश डैश चांस एंड लेंड हिम 40% ऑफ परचेज, ठीक है। तो बैंक वाज प्रिपेयर्ड, बैंक तैयार था, रेडी था, टू डैश चांस मतलब एक चांस लेने के लिए, एक चांस लेने के लिए तैयार था। एंड लेंड हिम 40% ऑफ परचेज प्राइस, और कोई लोन लेने गया रहा होगा तो उसको परचेज प्राइस का 40% देने के लिए तैयार थी, मतलब बड़ा रिस्क उठा रही थी बैंक। तो अब चांस लेने के लिए तैयार है। तो मेक अ चांस का मतलब क्या हुआ, एक चांस क्या कहते हैं, मतलब मेक अ चांस का मतलब एक क्या कहते हैं, अवसर देने के लिए बात होती है। वो अवसर दे नहीं रही थी, बैंक चांस ले रही थी। तो यहाँ क्या लगाओगे, टेक अ चांस, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो, हमारा है क्वेश्चन नंबर, अब की बार ये तो हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो इसमें है एरर का पोर्शन, ठीक है। तो पीपल एंड देयर डिमांड्स, मिल तो गई एरर, आगे पढ़ो, आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लोग और उनकी जो जमीन की डिमांड है, ये क्या है, डिमांड ऑफ लैंड है। लोगों की जमीन की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है, जमीन लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। अब जमीन कहाँ पैदा थोड़ी ना होती है पेड़ पे, हर साल थोड़ी सी पैदा हो गई, चलो ले लो, चलो, ऐसा होता नहीं। जो है बस उतनी ही है, धरती बड़ी नहीं हो जाएगी। चलो खैर, ये हो गया सिचुएशन। अब इसमें हमें एरर ढूंढनी है, एरर ढूंढनी है तो जरा क्लियर करते हैं, ठीक है। एरर क्या होगी, पीपल एंड देयर डिमांड, ठीक है। तो ये डिमांड क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये देयर किसके लिए लगा है, पीपल के लिए लगा है। लोग और उनकी डिमांड, उनकी क्या हो गया, यहाँ हमें लगाना था पजेसिव। तो पजेसिव में ये वाला देयर नहीं लगता, कौन सा वाला देयर लगता है, THEIR वाला देयर लगता है। मिल गई गलती, हाँ ठीक है। चलो, तो कहाँ गलत हुआ, ये वाला हो गया। आगे बढ़ें, पक्का, चलिए ठीक, बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 में लिखा, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद द डैश माइंडेड व्यू ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स। कोई आर्टिकल लिखा होगा न्यूज़पेपर में, उस आर्टिकल में हिस्ट्री को लेकर के, इतिहास को लेकर के डैश माइंडेड व्यू था। अब यहाँ पे जो भी दो ही चीज़ हो सकती है, ओपन माइंडेड, क्लोज माइंडेड, नैरो माइंडेड, वाइड माइंडेड, दो चीज़ें हो सकती हैं। कितनी चीज़ें, तो ओपन माइंडेड, क्लोज माइंडेड, नैरो माइंडेड, वाइड माइंडेड, दो चीज़ें। तो हमारे पास दो मिल गया है, और नैरो माइंडेड, वाइड माइंडेड। लेकिन हिस्ट्री को लेकर के जो किसी ने व्यू रिप्रेजेंट किया है, उससे राइटर क्या है, रीडर क्या है, फ्रस्ट्रेट है। तो अब ये बताओ कि वाइड माइंडेड वाले में आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि नैरो माइंडेड वाले में फ्रस्ट्रेट। जैसे मान लो किसी ने कोई व्यू दिया, तो
तो हम अगर उसके व्यू से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो उसका व्यू कौन सा वाला होगा? वाइड, किसी के वाइड माइंडेड व्यू पे हम फ्रस्ट्रेट क्यों होंगे? कोई किसी का व्यू अगर वाइड माइंडेड है तो हमें खुशी होनी चाहिए, अच्छी बात है, ओपन माइंडेड है आदमी। नैरो माइंडेड जब हो जाता है तो नैरो माइंडेड मतलब संकुचित और संकीर्ण विचारधारा का होता है। वाइड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड अगर कोई होगा तो अच्छी बात है, और नैरो माइंडेड होगा तो खराब होगा, और हम फ्रस्ट्रेट तभी होंगे जब वो आदमी क्या होगा? नैरो माइंडेड होगा। क्लियर हो गई? ठीक है, चलो आगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें? वही इंप्रूवमेंट की बात है। पढ़ो। कैफीन, कैफीन क्या होता है? कॉफ़ी पीते हैं ना आप लोग, कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। तो कैफीन जो होता है ना, ये डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक का मतलब क्या हुआ? आप यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देगा। डाईयूरेटिक है, दैट मेक्स यू यूरिनेट, जो आपको यूरिनेट करने के लिए क्या करेगा? फोर्स कर देता है। यूरिनेट करना समझ में आ रहा है ना, क्या करना? जिसको आप लोग सीधे कहते हैं ना सुसु करना। तो जो कैफीन होता है वो एक डाईयूरेटिक एलिमेंट होता है जो आपको बार बार सुसु करने के लिए क्या करेगा? मजबूर करेगा, मतलब बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मोर ऑफन। मोर ऑफन का मतलब ज़्यादा बार होना है ना, तो ज़्यादा बार होना है तो मोर तो ठीक है, ऑफन का मतलब भी हो जाता है, ठीक है, अक्सर। तो वो जब आप कॉफ़ी पियेंगे तो आपको ज़्यादा बार सुसु करने जाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? यूरिनेट करने के लिए ज़्यादा बार जाना पड़ेगा। तो ये करेक्ट तो है, इसमें इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट ले लो। ठीक है, मोर मच ऑफन कर दोगे तो मोर के बाद मच नहीं लगेगा, मच मोर होता तो ठीक था। और मेनी ऑफन, भैया ये टाइम नहीं है ना, क्वांटिटी नहीं, मतलब सॉरी नंबर नहीं है, गिनती में नहीं है, और ऑफनली लग नहीं सकता है यहाँ पर। ठीक, क्लियर हो गई बात? वो सब गलत हो गए। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 किससे रिलेटेड है? इडियम है। आई ऑलवेज स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब बताए थे ना, एक बार और आ चुका है। स्मेल अ रैट का मतलब अगर आपको कहीं पर चूहे की बदबू आ रही है, कहीं भी आप बैठे हैं, अगर आपको चूहे की बदबू आती है तो चूहे की बदबू आने का मतलब वहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप कुछ गड़बड़ी का आपको अंदेशा हो रहा है, आप कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो आई ऑलवेज स्मेल अ रैट व्हेन जॉन सेज दैट ही इज गोइंग आउट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। मतलब जॉन, हाँ जॉन मतलब उसका भाई होगा या दोस्त होगा। तो इनकी ये हाल है कि जब भी जॉन कहता है कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रहे हैं, तब इनके मन में मतलब षड्यंत्र की बू आती है, तब इनको स्मेल द रैट कि वो कोई चाल चल रहा है, झूठ बोल रहा है। चलो उससे आंसर बताओ। आप लोगों में से बहुत से लोग करते होंगे ना, जब दोस्त कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रहे हैं तो धीरे से मुस्कुराते हैं, सर ठीक है हम समझ रहे हैं। हाँ चलो, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सोच रहे हो वही हो। आगे बढ़ो। सस्पेक्ट, ट्रिकी या डिसेप्शन। ठीक तो है यार, सस्पेक्ट, ट्रिकी या डिसेप्शन, दो का आपको अंदाजा लग जाता है कुछ गड़बड़ है। रिवील अ सीक्रेट होगा नहीं, राज खोलना नहीं है। ट्रस्ट कंप्लीटली होगा नहीं। से समथिंग स्टूपिड ये होगा नहीं, तो वही पहला वाला आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो 9 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर क्या है? फिलर का क्वेश्चन होगा। देखो लिखा है द आर्मेनियन। ठीक, आर्मेनियन लैंग्वेज हैज़ मेनी डायलेक्ट्स। जो आर्मेनिया की लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है ना? बोलियाँ, बहुत सारी बोलियाँ। जैसे हिंदी है, हिंदी एक भाषा है, हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? अवधी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, बहुत सारी है, छत्तीसगढ़ी है, हरियाणवी है। तो ये सब बोलियाँ हो जाती हैं ना। तो ऐसे ही आर्मेनियन लैंग्वेज की बहुत सारी बोलियां हैं। आगे लिखा है कि सम ऑफ विच कैन नॉट बी डैश बाय स्पीकर्स ऑफ अदर डायलेक्ट्स। उसमें कुछ ऐसी हैं जिनको दूसरे डायलेक्ट के स्पीकर्स डैश नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? समझ नहीं सकते। तो यही होगा रियलाइज़ करने, भाई भाषा महसूस नहीं की जाती और भाषा मेमोराइज भी नहीं की जाती है। कोई क्वेश्चन थोड़े ना कि याद कर लोगे, कोई जीएस का फैक्ट है कि याद करना है आपको, हिस्ट्री थोड़े याद करनी है। लैंग्वेज मेमोराइज नहीं की जाती है, समझी जाती है। और कंप्लीटेड का यहाँ कोई सेंस नहीं है। तो क्या होगा? समझना नहीं, मतलब हुआ कि कुछ ऐसी बोलियाँ हैं जिनको दूसरी बोली बोलने वाले लोग समझ नहीं सकते हैं, तो अंडरस्टूड लगेगा यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ें। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। पढ़ो। समवन हु इज साइलेंट। कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है? साइलेंट होता है और अनकम्युनिकेटिव होता है। अनकम्युनिकेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। कुछ पूछोगे 3 बार बोल, हाँ ठीक है पी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के हुए। तो जो लोग अक्सर शांत रहते हैं और अनकम्युनिकेटिव होते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? गैरोलेस। गैरोलेस तो गप्पोड़ी होता है ना, वो शुरू हो गया तो नॉन स्टॉप ऑटो रिचार्ज बैटरी होती है।
गैरोलस का मतलब होता है जो आदमी बहुत बोलता है, एक बार टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया तो ऑफ नहीं कर पाओगे, वो लगातार चालू रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये तो होगा नहीं, ये तो साइलेंट रहने वाला आदमी है, तो ये कट गया। ठीक है, रिजर्व होगा, हाँ रिजर्व लोग ऐसे ही होते हैं, चाय पीने के लिए भी 3 बार पूछना पड़ता है, तो ये हो गया। वॉल्यूल, ये भी वही हो गया, गैरोलस का साइनोनियम, बहुत बोलता है, टॉकेटिव आदमी होता है, बहुत शुरू हो गया बकर बकर तो फिर बंद ना कर पाओगे। और इम्परसेप्टेबल, इम्परसेप्टेबल वर्ड पहले समझो आप, परसीव को, PERCEIVE, परसीव का मतलब होता है टू फील थ्रू सेंसेस, आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, स्किन से आप जिस चीज़ को महसूस करते हैं वो परसेप्टेबल होता है, और जिसको नहीं महसूस कर सकते वो इम्परसेप्टेबल होता है। हिंदी में कहते हैं अतीन्द्रिय, जिसे आप इंद्रियों से महसूस नहीं कर पाते हैं, वो हो गया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, 3 वर्ड है इसमें जिसका क्वेश्चन से लेना देना है। एक्सप्लेन कर लो एक बार और। पूछा जा रहा है गैरोलस मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वॉल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग इसमें टॉकेटिव, और वर्ड आ जाएंगे। तो टॉकेटिव मैंने भी होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और एक वर्ड होता है लोकेशियस, LOQUACIOUS, लोकेशियस भी बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, गैरोलस हो गया, टॉकेटिव होगा, लोकेशियस हो गया, ये देखो वॉल्यूबल लिखा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा बोलता है। अब आ गया रिजर्व जो बहुत कम बोलता है, तो ये तीनों बोलने से रिलेटेड है, और ये बोलने से रिलेटेड ही नहीं है एकदम। ठीक है, तो कोई लेना देना उसका नहीं। आंसर कौन सा होगा आपका? दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक सांस में ढेर सारा बोल गए। चलो अच्छा, तो ये एडीएम पे आ जाओ। एडीएम किसका दिया? ये लिखा हुआ बिकम इरेशनल। अब की बार मीनिंग दे दिया है, एडीएम आपको छांटना है, तो हमको 4 एडीएम की मीनिंग बतानी पड़ेगी ना भैया इसमें। चलो आ जाओ। रॉयज कस्टमर्स थिंक दैट, मिस्टर रॉय हैं, उनके कस्टमर्स को ये लगता है कि काउंसिल हैज़ बिकम इरेशनल। काउंसिल जो है वो क्या हो गई? बहुत इरेशनल हो गई, मतलब अतार्किक हो गई है, जिसमें कोई तर्क वर्क नहीं रहा। इरेशनल मतलब तर्क नहीं करता, तो तर्क ना करने वाला आदमी क्या करेगा? झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, बकवास करेगा। आगे आ जाओ। टू मच ऑन देयर प्लेट, टू मच ऑन देयर प्लेट का मतलब हुआ आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम, मतलब टू मच ऑन देयर प्लेट का मतलब हुआ आप के पास एक प्लेट है, एक प्लेट है जिसमें 3 आइटम आ सकते हैं, कोई उसमें 6 आइटम परस देगा तो आपको क्या हो जाएगा? तो वो प्लेट भारी भी हो जाएगी, उसमें सब एक दूसरे में बह के मिक्स हो जाएगा। तो टू मच ऑन योर प्लेट का मतलब हुआ कि आप जितना काम कर सकते हैं, जितना काम आपको अलॉटेड है उससे ज़्यादा काम आपको दे दिया गया, तो ये हमारे से लेना देना यहाँ नहीं है। अब पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान होता है, बहुत ही ईजी टास्क होता है, जो काम बहुत आसान होता है, तो इससे भी हमें लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है, इजी टास्क भी नहीं होगा। और ब्राउंड ऑफ का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये जैसे कोई आदमी अननॉयड हो जाता है, नाराज़ हो जाता है किसी बात को लेकर के, ये हो जाएगा अननॉयड, नाराज़ हो गया। गॉन बनानाज, गो बनानाज, ये वर्ड हो गया ना, गो बनाना, गो की थर्ड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि यहाँ हैज़ लगा हुआ इसलिए। तो गॉन बनानास का मतलब वही हो जाता है, मतलब एकदम से झगड़ालू हो जाना, इरिटेट हो जाना, जिसको कहते हैं ना इरिटेट हो जाना, बहुत एक्साइटेड हो जाना। तो एक्साइटेड और इरिटेट हो जाने वाला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? यही ना, हैज़ बिकम इरेशनल, तो क्या हो गया? गॉन बनानास। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं हम लोग। तो अब आ जाइए अपना क्वेश्चन 12 हो गया ना, 13 पे आ जाओ। तो 13 में एंटोनियम बताना है, किसका बनाना है? एबुलिएंट का बनाना है। एबुलिएंट का मतलब क्या होगा बच्चा? एबुलिएंट का मतलब होता है जो उबल रहा हो, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग। अब यहाँ बॉइलिंग अगर कोई वस्तु होती तो, अरे यार बॉइलिंग को बॉइटिंग लिख दिया मैंने, फिर से लिखो। एबुलिएंट बॉइलिंग है, वो टी कट गया उसमें, एल को हमने टी की तरह काट दिया था, ये हो गया बॉइलिंग। अब यहाँ बॉइलिंग कोई वस्तु होती तो बॉइलिंग होगा, लेकिन कोई पर्सन होता है ना, तो ये क्या हो जाए? एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड मतलब बहुत खुश के लिए भी लग जाएगा ना, अगर आदमी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, तब भी आप लगा सकते हो। तो केयर फ्री का तो कोई लेना देना नहीं, बताना एंटोनिम है। ठीक है, डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? निराश होगा, होपलेस हो गया। ठीक है, ये निराश होगा, निराश होगा तो दुखी होगा ये आदमी। ठीक है, तो अगर एक्साइटेड का एंटोनिम हम लेना चाहें तो डिजेक्टेड को ले सकते हैं। बॉयंट का मतलब ये भी वही होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। या तो एक तो हम इसको लगा सकते हैं, बॉयंट को हैप्पी लगा सकते हैं। दूसरा का हम क्या कह सकते हैं?
फ्लोटिंग कह सकते हैं, फ्लोटिंग, FLOATING। फ्लोटिंग मतलब जब कोई चीज़ पानी पर तैर रही होती है तो उसको हम कहते हैं बॉयंट कहते हैं, फ्लोटिंग कहते हैं। तो ये फिलहाल यहाँ लग नहीं पाएगा क्योंकि सिमिलर में आ जाएगा, एबुलेंट मतलब उसका सिमिलर हो जाएगा। रोइस, रोइस मतलब क्या होता है, देखो ROGUE, ये वर्ड सुना है ना आपने, रो का मतलब क्या होता है, गुंडा। आहा, रो का मतलब क्या हुआ, गुंडा। अब इसी रो में ISS लगा दिया तो ये क्या बन गया, के जैसा, तो एकदम गुंडों जैसा। मतलब क्या हुआ, बवाली आदमी होगा और क्या ना, सातिर होगा, धूर्त टाइप का होगा, बहुत कनिंग हो जाएगा। तो फिलहाल ये भी हमारे काम का आंसर नहीं है। वो कौन सा हो गया, वही डिजेक्टेड। ये हो गया खुश, प्रसन्नचित हो गया तो डिजेक्टेड, दुखी और निराश के लिए लग जाएगा। आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। फिर वही है इम्प्रूवमेंट की बात, नन लॉन्ग स्टे। अरे यार ये कैन दिया, पढ़ देते नहीं। आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बेईमानी है, आप पढ़ते नहीं है, आपको पता है तो आप सीधे वहीं पे पहुंच के बता देते हैं ना। पूरा पढ़ो भैया। द फैमिली कैन, ठीक है, द फैमिली कैन नन लॉन्ग स्टे इन देयर बिग हाउस। वो परिवार जो है ना उस उनके बड़े मकान में मतलब अब नहीं रुक सकती है, नहीं रह सकती है, ये वाली बात हो गई। तो फैमिली कैन। अब ये बात बताओ भैया ना, कैन मॉडल वर्ब होती है तो कैन के बाद नन लगाओगे कि नॉट लगाओगे भैया, नॉट लगाओगे, कैन नॉट। अब ये लॉन्ग स्टे लिखा है तो कैन नॉट स्टे, हम कहें कैन नॉट स्टे एनी लॉन्गर, ऐसे कहना पड़ता है। अब और नहीं रुक सकते तो कैन नॉट स्टे एनी लॉन्गर। अब चाहो तो ये नॉट और एनी को एक में मिला करके क्या बना सकते हो, नो। तो कैन स्टे नो लॉन्गर। देखो या तो कैन नॉट स्टे एनी लॉन्गर या तो कह दो कैन स्टे नो लॉन्गर। तो नॉट और एनी को मिला के नो बना सकते हो। नॉट स्टे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं होगा। अब और नहीं रुक सकता तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में लॉन्गर होगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। स्टे नो लॉन्ग, लॉन्ग नहीं होगा भैया, ये लॉन्गर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, नो लॉन्गर स्टे, कैन नो लॉन्गर स्टे, द फैमिली कैन नो लॉन्गर स्टे इन देयर बिग हाउस, ठीक है। तो चौथा वाला होगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, साइनोनिम पूछा है। किसका साइनोनिम पूछा, एनरेज्ड का मतलब हुआ। वर्ड किससे बना है, रेज से, RAGE। रेज मतलब क्या होता है, गुस्सा। एक वर्ड और क्या होता है इसका, फ्यूरी। और क्या वर्ड होता है इसमें, एंगर होता है, ठीक है। तो ये गुस्सा है, इसी में EN लगा दिया, ठीक है। तो ये EN लगा दिया तो वर्ब बन गई। फ्यूरी से बन गया था फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट फ्यूरी से बन जाता है, एंगर हो जाता है। तो ये सारे वर्ड होते हैं किसको, गुस्सा होने के लिए लगते हैं, ठीक है। ये देखो फ्यूरियस हो गया, गुस्सा लगने के, साइनोनियम है ना फ्यूरी, ये मैंने फ्यूरी लिखा था तो फ्यूरी का क्या बना दिया एडजेक्टिव, फ्यूरियस बना दिया। एनरेज्ड का फ्यूरियस क्या हो गया, साइनोनियम हो गया। अब आ जाओ पीसफुल का मतलब बहुत शांत हो जाएगा, फॉर्चुनेट का मतलब बहुत भाग्यशाली, लकी हो जाएगा। इलेटेड का मतलब क्या हो गया, हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड, डिलाइटेड, चीयरफुल, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, फ्यूरियस, साइनोनियम पूछ रहा था ना। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। बताओ इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। पहला वर्ड है फॉरेन, यही गलत है। फॉरेन की स्पेलिंग क्या होती है, FOR, ठीक है, इतना तो आप समझ लो, फॉर हो गया। इसके बाद जानते क्या होगा, EIGN होगा। जैसे 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT, एकदम ऐसे ही होता, EIG, ई के बाद आई होना चाहिए, तो ये इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये सेकेंडरी तो ठीक ही है, एविंस मतलब भी ठीक है, पोर्टफोलियो भी ठीक है, तो सब तो ठीक है। इविंस का मतलब जानते हो, अगर जानना चाहते हो तो इविंस का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, जताना, अपनी फीलिंग या भावनाओं को बताते हैं हम लोग, जो डिस्क्लोज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए लगता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या बताना है हमको, साइनोनिम बताना है, ठीक। साइनोनिम किसका बताना है, फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट एक्चुअली ये वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दुष्ट है मतलब क्रूर, इस तरह से यूज़ किया जाता है। फेवरेबल, ये क्या हो जाता है, फेवरेबल जो होता है अच्छे के लिए लगेगा तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। वंडरफुल, तारीफ के लिए यूज़ करते हो, पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार हो जाता है तो अच्छे के लिए ही यूज़ किया जाएगा। और एट्रोसियस मतलब किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो क्रूर टाइप के, निर्दयी टाइप के लोग होते हैं। तो मिल गया आपको साइन। दुष्ट होगा तो दयालु तो नहीं होगा ना फिलहाल। तो ये फ्लैग्रेंट और एट्रोसियस ये सिमिलर हो जाएंगे, 1-2% थोड़ा सा अलग होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी दोनों एक ही जैसे होंगे,
ठीक है, तो हम लोग कर चुके हैं 17 क्वेश्चन। अब करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या है, 18 में वही देखो, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है, इसी के लिए आप देख लो। लिखा मेनी पीपल बिलीव दैट, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि वुमेन मेक बेटर नर्सेज, जो वीमेन होती हैं वो बेटर नर्सेज होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये वीमेन लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, याद रखना। तो महिलाएं जो है ना वो अच्छी नर्स होती हैं, सेवा बढ़िया करती हैं। मेल को 2 बार बोल दो तो पिनपिना जाते हैं, पता नहीं क्या है। अब अगला देखो, आगे लिखा है कि बिकॉज दे आर पेशेंट एंड जेंटल, क्योंकि ये क्या होती हैं, बहुत पेशेंट होती हैं, बहुत धैर्य होता है इनके अंदर, और जेंटल होती हैं। पेशेंट एंड जेंटल तो मिलता जुलता हो गया। बिकॉज कारण बताने के लिए लग गया, दे किसके लिए लगा, वुमेन के लिए लगा है, ठीक है, ये आर लग गया, तो सब कुछ ठीक है यार, क्या इसमें गड़बड़ी तो हो नहीं सकती। एक बार क्लियर करके फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो वुमेन के लिए क्या लगा हुआ है, बिकॉज दे लिखा, दे तो उनके लिए ठीक ही है। और विकास कारण के लिए अच्छी महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वो पेशेंट और जेंटल होती हैं, मतलब धैर्यवान। ये पेशेंट रोगी के लिए नहीं लगा हुआ है, ये धैर्यवान के लिए है, क्योंकि इनके अंदर धैर्य होता है, और ये जेंटल होती हैं। तो क्योंकि भी सही लगा रहा है, दे भी सही लगा रहा है, वीमेन के लिए लगा हुआ है, और उसके लिए आर लगाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि पास्ट में जा नहीं सकता है। तो फिलहाल नो इम्प्रूवमेंट, मतलब एकदम से कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। बाकी और लगाने को देखो, यहाँ दे के साथ वर लगा हुआ है, गलत हो गया। एज दे वुड की लगाने की क्या जरूरत है इसमें, जब नेचर बता रहे हैं किसी का तो। और यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो वुमेन के लिए सी कैसे लग सकता है, बहुत सारी महिलाएं हैं तो ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया, नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या है, करेक्टली स्पेल्ड बताओ। अब की बार जो जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो, तो करेक्ट में देख लो इक्विपमेंट की सही है क्या, तो इसकी हम स्पेलिंग पहले लिख देते, बता EQUI होगा, EQUI, इसमें यू नहीं लगा हुआ है, गलत हो जाएगा। स्ट्रेंथन की स्पेलिंग क्या होगी, स्ट्रेंथ पहले लिखो STRENGTH, ठीक है, स्ट्रेंथ है, बाद में EN लगा दिया, ठीक है, ये तो करेक्ट स्पेलिंग हो गई। इंस्ट्रूमेंटल में लास्ट में क्या होगा, MENTAL, तो ये TAL यहाँ गलत हो गया। रिवर्सल में लास्ट में क्या होगा, SAL हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, सब गलत हो गया, खाली वही स्ट्रेंथन की स्पेलिंग सही है। आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला हो गया। आगे बढ़ो, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अरे बाप रे, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो एरर का क्वेश्चन है। लिखा मेनी कंट्रीज आर नॉट एक्टिंग फास्ट इनफ, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनी कंट्रीज आर नॉट एक्टिंग फास्ट इनफ टू कंट्रोल्ड क्लाइमेट चेंज, टू कंट्रोल्ड। देखो कई बार कहा हूँ यार कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये टू कंट्रोल्ड कैसे होगा, काट दो इन्हीं को, गलत हो गया। टू कंट्रोल होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद 21 से लेकर के आगे क्या होगा ये आपको अच्छी तरह पता है, बार बार क्या वही बात पता है यार। आगे चलो हम लोग सीधे क्वेश्चन करने लगते हैं। ये आपका पैराग्राफ है और नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो लिखा है एलिफेंट आइलैंड्स नेम, एलिफेंट आइलैंड एक नाम, एक एलिफेंट आइलैंड है, तो उसका नाम है एलिफेंट आइलैंड। उसका कह रहे हैं कि नेम इज एट्रीब्यूटेड टू, इसके नाम की जो क्रेडिट जाती है किसको जाती है, टू डैश इट्स एलिफेंट हेड लाइक अपीयरेंस। एक तो इसकी एलिफेंट के सिर जैसी, जो ये आइलैंड है वो हाथी के सिर जैसा बना हुआ है, तो एक तो इसका नाम इसको जाता है, और दूसरा क्या लिखा, एंड साइटिंग द एलिफेंट सील्स डैश कैप्टन जॉर्ज पावेल, ठीक है, इन 2021, ठीक है। अब ये बताया उन्होंने वन ऑफ द डैश साइटिंग, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लग गया है। और दूसरी उसके नाम पर, जैसे जो इसको ढूंढा था जिन्होंने कैप्टन जॉर्ज पावेल ने 1821 में, तो वहाँ पे एलिफेंट सील्स पाए जाते थे। ये साइटिंग का मतलब क्या हुआ, दिखे थे, उनको दिखाई दिए थे। तो क्या दिखाई दिए थे उनको दिखाई दिए थे एलिफेंट सील्स दिखाई दिए थे, तो एलिफेंट सील्स के नाम पे इन्होंने यह नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, तो आगे लिखा है कि इसी जगह को उन्होंने कहा कि वन ऑफ द डैश साइटिंग्स, वन ऑफ द डैश साइटिंग, तो यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगी, जब भी वन ऑफ द लगा तो कोई सुपरलेटिव डिग्री लगा के बना देंगे। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, तो फिर हम यहाँ पे एक नया शुरुआत करते हैं, डैश इन रसिया, तो ये तो बात हो गई। यहाँ पे
इन्होंने कहा डैश इन रशिया, रूस में इट इज स्टिल नोन अंडर द नेम डैश, तो अभी भी ये डैश नाम से जाना जाता है बाय इट्स डिस्कवरर्स। तो नेम हो गया यहाँ गिवन भाई, जो इनके डिस्कवरर्स ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसको, मोर्डविनोवा, ठीक है, मोर्डविनोवा आइलैंड, इसके डिस्कवरर्स ने जो नाम दिया था उस नाम पे जाना जाता है। तो पहले वाली जो ऊपर 3 बातें कही गई वो कह रहे हैं कि जो ये एलिफेंट आइलैंड है उसको, एक तो इसकी एलिफेंट के हेड के अपीयरेंस के शक्ल का उसके तरह का है इसलिए उसको इस नाम से जाना जाता है। दूसरा, जब यहाँ पे 1821 में एलिफेंट सील्स बहुत ज़्यादा देखने को, सील क्या होता है, एक तरह की मछली होती है, तो सील्स, एलिफेंट सील्स बहुत ज़्यादा देखे गए थे इसलिए नाम दिया गया। तो यहाँ पर एक सिद्धांत दिया हुआ और नीचे जो रसिया वाली बात बता रहे हैं ये एक दूसरा सिद्धांत है और जो ऊपर वाले सिद्धांत का ठीक उल्टा है। तो चौथे वाले में क्या करोगे आप, उल्टा होने के लिए, मतलब अपोजिट, विरोध करने के लिए जो वर्ड लगता है तो क्या लगता है, हाउएवर है, आल्दो है, दो है, इवन इफ है, इवन दो है, ये सब में तो कोई लगा लेंगे हम लोग। चौथे नंबर पे हम लोग पता पा चुके हैं कि यहाँ का हमको लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भर लेते हैं, पहला क्वेश्चन भर लेते हैं। और पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि एलिफेंट आइलैंड नेम इज एट्रीब्यूटेड टू डैश इट्स एलिफेंट लाइक शेप अपीयरेंस एंड द साइटिंग ऑफ एलिफेंट सील्स। तो दो चीज़ें बताई इन्होंने, एक तो एलिफेंट हेड लाइक अपीयरेंस, दूसरा इन्होंने कहा कि साइटिंग एलिफेंट सील्स, ठीक है। तो दो चीज़ें बताओगे और यहाँ एंड लगा हुआ है तो एंड के साथ यहाँ पेयर में दो चीज़ बताने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, बोथ डैश एंड डैश। तो क्या लगा दो, अब हम बोथ लगा देंगे, क्योंकि याद रखना ये जो एंड दिया हुआ ना, ये एंड ना तो आइदर के साथ लगेगा, ना आल्सो के साथ लगेगा, ना नाइदर के साथ लगेगा। आइदर के साथ क्या लगता, आर, नाइदर के साथ क्या लगता, नार लगता, और बोथ आल्सो के साथ क्या लगता, नॉट ओनली लगता, नॉट ओनली बट आल्सो होता है। यही बोथ है जिसके साथ हम एंड लगा सकते हैं, तो यही वाला आंसर होगा आपका थर्ड वाला, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 फिलर नंबर 2 हो गया। तो इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे साइट हुए थे ना, साइटिंग एलिफेंट सील्स, डैश यहाँ लिखा है डैश कैप्टन जॉर्ज फॉरवर्ड, ठीक है। तो किसने देखा था, बताओ किसने दिया था, इसको देखा किसने था, तो बाई, ठीक है ना, क्या था, बाई, ये पर्सन है ना, ये साइटिंग ऑफ एलिफेंट सील्स बाई जॉर्ज कैप्टन जॉर्ज पावर इन 1821, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमंग यहाँ लगा नहीं सकते ना, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम है, तो फ्रॉम और थ्रो भी नहीं लगा, इन्हीं के द्वारा तो साइट किया गया था इसको, तो ये बाई लगा। वन ऑफ द डैश साइटिंग्स, अब ये जो जगह है वो वन ऑफ द डैश साइटिंग्स है। कैसी साइटिंग है, चलो बताओ, तो ये 3 नंबर पे आ जाए। कैसी साइटिंग होगी, वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव लगाना है, वन ऑफ द अर्लियर साइटिंग, वन ऑफ द अर्ली साइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट अर्ली साइटिंग या अर्लीस्ट साइटिंग। तो सुपरलेटिव अर्ली की क्या होगी, अर्लियर कंपैरेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। मोस्ट अर्ली नहीं होगा, सुपरलेटिव क्या होगी, अर्लीस्ट साइटिंग होगा। तो पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे सुपरलेटिव हमको लगानी है, तो सुपरलेटिव में इसकी सबसे बढ़िया सुपरलेटिव कौन सी, अर्लीस्ट। ये दोनों तो सुपरलेटिव है ही नहीं। आगे आ जाओ, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। आपका क्वेश्चन अब कौन सा हो जाएगा, ये आ गया 23 था, तो अब हमको करना है 24 करना है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ आपको लगाना है। तो हमने कहा था ना कि ऊपर जो 3 बातें कही गई हैं वो बताया है कि एलिफेंट आइलैंड का जो नाम पड़ा है वो एक आधार उन्होंने दिया, और नीचे कहें कि रसिया में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। तो अब बट लगा लो, यहाँ पे बट लगा लो, स्टिल लगा लो, नॉनदलेस, नेवरदलेस ये लगा दो, हाउएवर लगा दो, आल्दो लगा दो, दो लगा दो, इवन इफ लगा दो। तो यहाँ पे हमको जो हमने नाम लिए उसमें से 10 माने इस प्रकार। तो कारण परिणाम, पहले वाली बात को एक्सटेंड करके कारण परिणाम तो बता नहीं हो, और देयर बाई का मतलब इसी वजह से, तो ये भी यहाँ लगाओगे नहीं। देयर फोर भी रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट बता ही नहीं, यहाँ तो विरोध कर रहा है ना, ऊपर वाली बात का नीचे विरोध किया जा रहा है। तो हमको क्या लगाना चाहिए, हाउएवर लगाना चाहिए था, ठीक। और क्या क्या लग सकता था मैं गिना चुका हूँ, ठीक है। आओ अगले वाले पे आ जाओ, लास्ट वाला। लास्ट में क्या है, आपको यहाँ भरना है कुछ, ठीक है। तो मैंने कहा था नेम गिवन बाई, जो नाम उसके डिस्कवरर्स ने दिया था। तो रिलीज, अभी ये बताओ डिस्कवरर्स नाम को रिलीज करते हैं नहीं, सॉर्टेड करते हैं नहीं, गिवन, हाँ गिवन बाई, अब लुक्ड नहीं लगेगा, ठीक है, जो नाम इसके डिस्कवरर्स ने दिया था। तो ये ठीक है, हम लोगों ने फिर कर लिया कितने 25 क्वेश्चंस। कब के हैं ये 25 क्वेश्चंस, ये हमारा सेट था 34, ठीक है। तो 34 सेट का, और ये 20 जुलाई का है ना,
हाँ 20 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 34 सेट लगा चुके हैं। अब आप लोगों के थोड़े बहुत सेट ही बचे हुए होंगे, ठीक है। तो 3/4 के करीब करीब तो आ ही गया होऊंगा मैं, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बच्चा लोग, आप अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो, आपके दोस्त हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बढ़ाओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।